आज परिचर्चा के तहत हम लोग प्राचीन इतिहास के द्वितीय अध्याय के तहत वैदिक सभ्यता और इसकी विशेषताओं पर एक संक्षिप्त परिचर्चा आरंभ करने जा रहे हैं। वैदिक सभ्यता यानी कह सकते हैं सिंधु सभ्यता के पतन के उपरांत भारत में जिस सभ्यता का विकास हुआ, जिसका मुख्य प्रकृति ग्रामीण थी, ऐसी सभ्यता वैदिक सभ्यता कहती है। यानी वैदिक सभ्यता कहने के पीछे दो तर्क दिए जाते हैं। पहला तर्क दिया जाता है कि इस काल में वेदों की रचना हुई थी, और दूसरा तर्क दिया जाता है इस सभ्यता के बारे में हमें वेदों से जानकारी मिलती है। यानी कह सकते हैं वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। इसका नामकरण कैसे किया गया? दो आर्गुमेंट हैं। पहला आर्गुमेंट है कि इस सभ्यता के बारे में हमें जानकारी वेदों से मिलती है, और दूसरा आर्गुमेंट क्या कहता है, इस सभ्यता के बारे में इस सभ्यता के काल इसी के काल में वेदों की रचना हुई थी। यानी वैदिक सभ्यता की जानकारियाँ हमें वेदों से मिलती हैं। अब प्रश्न उठता है वेद क्या है? वेद एक प्रकार के पवित्र धार्मिक ग्रंथ को कहा जाता है, और वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल में होती है। शेष 3 वेद सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की रचना उत्तर वैदिक काल में होती है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब देखिए वैदिक सभ्यता के अध्ययन के लिए विद्वानों ने इसे 2 भागों में बांटा। अब कौन से 2 भाग हैं? पहला भाग जिसे ऋग वैदिक काल कहा जाता है अथवा पूर्व वैदिक काल कहा जाता है, और दूसरा भाग है उत्तर वैदिक काल। क्या नाम है? उत्तर वैदिक काल। अब हम इसकी चर्चा करते हैं। यदि वैदिक सभ्यता का काल का निर्धारण किया जाए तो यह 1500 से 600 ईस्वी माना जाता है, और मोटे तौर पर विद्वानों की धारणा है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व का पीरियड कह सकते हैं पूर्व वैदिक काल अथवा ऋग वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। और दूसरा है जो 1000 से 600 ईस्वी तक का समय है, ईस्वी पूर्व तक का समय है, इसे हम इतिहास के पन्ने पर इसका नामकरण किया गया है उत्तर वैदिक काल। अब हम लोग थोड़ा सा ऋग वैदिक काल की सामाजिक दशा के बारे में देख लें और ऋग वैदिक काल की विशेषताओं को देखें। देखिए आर्यों का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद। और ऋग्वेद में कुल 1027 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं, और प्राचीन जो ग्रंथ है, प्राचीन जो हमारा गायत्री मंत्र है, इसी ऋग्वेद से लिया गया है। अब हम लोग ऋग्वेद की सामाजिक दशा क्या थी, आज हम लोग समाज के बारे में जानें। पहला चीज़ है पारिवारिक जीवन। पारिवारिक जीवन के तहत कहा जाता है ऋग वैदिक काल में परिवार सबसे छोटी इकाई थी। क्या थी? परिवार सबसे छोटी इकाई थी, और परिवार का जो वरिष्ठतम सदस्य होता था, इसमें पुरुष को शामिल किया जाता, प्रतिसत्तात्मक समाज था, और पुरुष ही परिवार का मुखिया होता था। और दूसरे शब्दों में कहें, इसमें संयुक्त परिवार का प्रचलन चलता था। क्या चलता था? संयुक्त परिवार का प्रचलन चलता था। और दूसरा चीज़ क्या है ऋग वैदिक काल की? मनोरंजन के है। यहाँ मनोरंजन के कई साधन थे। संगीत था, नृत्य था, शिकार था, जुआ लोग खेलते थे, ऐसा चीज़ देते थे। अब इसके साथ साथ ऋग वैदिक काल का खान पद्धति क्या थी? इसमें दूध का विशेष महत्व था, और दूध से क्या क्या वस्तु दही निकलता है,
पनीर निकलता है। ये सबसे जो वस्तुएं हैं यह खान पीन की सामग्री, यानी दूध से निर्मित वस्तुएं या खान पान की इसके बारे में दिखाया जाता है, बताया जाता है। अब वेशभूषा क्या था, पहनावा क्या था? दो प्रकार के वेश थे, एक नीवी था और दूसरा वास था। शरीर के नीचे का भाग जो होता था नीवी वस्त्र था और ऊपर वाला भाग वास को कहते थे, यानी दो प्रकार के वस्त्रों का प्रचलन चलता था। औषधि ऋग्वैदिक काल में हम औषधियों के बारे में हम जानते हैं। ऋग्वैदिक काल में औषधियों का भी प्रमाण मिलता है। इसके साथ शिक्षा क्या थी, और यानी ऋग्वैदिक काल में शिक्षा का प्रचलन था। महिलाएं शिक्षा वेद अध्ययन कर सकती थी और महिलाओं को पठन पाठन का अधिकार था और सारी शिक्षा उत्कृष्ट थी ऋग्वैदिक काल में। और इसके साथ साथ और भी चीज़ें रहीं, यानी और वह क्या चीज़ें रहीं? वह चीज़ जाति प्रथा, यानी ऋग्वैदिक काल के समाज में जाति प्रथा का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। यानी ऋग्वैदिक काल में जाति प्रथा के बारे में बहुत जानकारी नहीं मिलती है। और ऋग्वैदिक काल में यह माना जाता है कि यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था, महिलाओं की दशा अत्यंत उन्नतशील थी। और इसके साथ साथ विवाह की पद्धतियाँ क्या रहीं? ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह का कहीं भी प्रचलन नहीं चलता है। यानी ऋग्वैदिक काल में विवाह के अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों के बारे में इस तरह की अवधारणा है, हम लोग इसके बारे में जानते हैं। अब आर्थिक दशा क्या थी? ऋग्वैदिक काल में कृषि जीवन का आधार था और कृषि से हल के माध्यम से काटने और बोने का प्रमाण मिलता है। सिंचाई की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है और इसके साथ साथ पशुपालन के भी प्रमाण मिलते हैं। क्या मिलते हैं? पशुपालन के भी प्रमाण मिलते हैं। आखेट और मनोरंजन के साधन का भी प्रमाण मिलता है। आखेट से शिकार करने का प्रमाण मिलता है। और ऋग्वैदिक काल में व्यापार और वाणिज्य अत्यंत विकसित अवस्था में थे। क्या थे? ऋग्वैदिक काल में व्यापार और वाणिज्य अत्यंत विकसित अवस्था में थे और इनका भी प्रमाण हम कहीं न कहीं देखते हैं। और इसके साथ साथ ऋग्वैदिक काल में हमारे तीन प्रकार के देवताओं का उल्लेख मिलता है। जैसे स्वर्ग के देवता वरुण के रूप में कहते हैं, अंतरिक्ष के देवता रुद्र मरुत को कहा जाता है, और इसके साथ साथ वनस्पतियों के देवता पूषण के रूप में वर्णन मिलता है। यानी आप कह सकते हैं वैदिक सभ्यता में हमारी जो सामाजिक और वेदों जिसके ऋग्वैदिक काल में जिसे हम वेदों के माध्यम से जानते हैं, यहाँ बहुदेववाद का प्रचलन था। यानी स्वर्ग के देवता सूर्य वरुण को कहा जाता है, वायुमंडल का देवता मरुत को कहा जाता है, इंद्र को कहा जाता है, और इसके साथ साथ वनस्पतियों के देवता पूषण के रूप में देखते हैं। अब सामाजिक राजनीतिक दशा क्या थी? अब देखिए ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक दशा क्या थी। ऋग्वैदिक काल का जो राजनीतिक दशा थी उनमें सबसे छोटी इकाई कुटुंब थी। क्या थी? कुटुंब क्या मतलब होता है? परिवार। क्या होता है? परिवार। और परिवार में प्रतिसत्तात्मक समाज था, ये तो जानते ही हैं। और कई परिवार मिलकर के गांव का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? कई परिवार मिलकर के गांव का निर्माण करते हैं और कई गांव मिलकर के विश्व का निर्माण करते हैं। इसके अधिकारी को विस्पति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विस्पति कहा जाता है। और कई विश्व मिलकर के जन का निर्माण करते हैं, कई जन मिलकर राष्ट्र का निर्माण करते हैं। अब शासन पर राष्ट्र का यानी कह सकते हैं कुटुंब सबसे छोटी इकाई थी जबकि राष्ट्र सबसे बड़ी इकाई थी। और इसके साथ साथ शासन व्यवस्था कैसी थी? यानी ऋग्वैदिक काल में की जो शासन व्यवस्था थी उसमें राजा ही प्रमुख था। राजतंत्रात्मक शासन था। राजा को व्यापक अधिकार मिले हुए थे और यहाँ राजतंत्रात्मक शासन था। और इसके साथ साथ ऋग्वैदिक काल में छोटे छोटे पुरोहित और सेनापतियों के बारे में भी उनके दायित्वों का बोध होता है। ऋग्वैदिक काल में
दो संस्थाएं थी जिसे वेदों में ऋग्वैदिक काल में कहा गया सभा और समिति दो प्रजापति की कन्याएं हैं, और ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक सभा और समिति के माध्यम से राजा की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगता था। और ऋग्वैदिक काल में जहाँ तक न्याय व्यवस्था की बात है वहाँ पर राजा को सर्वाधिक और व्यापक अधिकार मिले हुए थे। क्या थे? व्यापक अधिकार मिले हुए थे। अब हम न्याय व्यवस्था के अब उत्तर वैदिक काल में क्या होता है? उत्तर वैदिक काल में थोड़ा परिवर्तन होता है। वह परिवर्तन कैसे देखा गया? उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 ईस्वी तक माना जाता है, ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। और उत्तर वैदिक काल में क्या परिवर्तन होता है? शेष 3 वेद सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना इसी काल में होती है। यानी इसी काल में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना इसी काल में हुई। एक तो यह है, और दूसरा चीज़ है परिवार। इसमें ज्वाइंट फैमिली का भी प्रमाण मिलता है, ज्वाइंट फैमिली का। और तीसरा है राजा की स्थिति। उत्तर वैदिक काल में राजा को स्वराज, स्वराट, सम्राट, भोज और भिन्न भिन्न क्षत्रप राजवाड़ों का उदय होता है। ऐसे छोटे छोटे राजवंशों का उदय होता है। एक सबसे बड़ी विशेषता है, यानी 3 वेदों की रचना और छोटे छोटे राजवंशों का उदय होना, यह दूसरी बड़ी विशेषता है। और तीसरी बड़ी विशेषता है, इसमें महिलाओं की दशा में गिरावट आती है, और महिलाओं की दशा में क्या आती है? गिरावट आती है। और इसके साथ साथ कह सकते हैं उत्तर वैदिक काल में हम 4 आश्रमों का उल्लेख पाते हैं। आश्रम क्या है? आश्रम शब्द श्रम धातु से बना है। श्रम का अर्थ होता है मेहनत करना। यानी यह संसार में हमारा जो बहुत बड़ा जीवन है, संसार रूपी जीवन में सकुशल चलाने के लिए भारतीय विद्वानों ने इसे 4 आश्रमों में बांटा है। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य, यानी पैदा होने से 25 साल का समय यह ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता है। यह ब्रह्मचर्य आश्रम में गुरु जो होता है, शिष्य और गुरु के बीच संवाद होता है। गुरु शिष्य को शिक्षा देता है, यानी 0 से 25 साल का समय। दूसरा चीज़ होता है दूसरा आश्रम होता है गृहस्थ होता है। गृहस्थ 25 से 50 साल होता है। गृहस्थ में 25 से 50 साल होता है का समय होता है। इसमें गुरु से शिक्षा ग्रहण करने के बाद यह जाता है, जो उसकी आवश्यकताएं हैं या जो ऋण हैं, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, भूत ऋण, देव ऋण, मातृ ऋण, जो 5 प्रकार के भारतीय विधान में जो ऋण की व्यवस्था, इसको चुकता करता है। यानी यह काम करता है, इसके ऋण को चुकता करता है। और क्या काम है? इसके बाद दूसरा है गृहस्थ आश्रम 25 से 50 साल। और तीसरा आश्रम होता है, वह होता वानप्रस्थ। वान माने जंगल, यानी इंसान जंगल की तरफ भ्रमणशील रहता है। जंगल में क्या करता है? चिंतन करता है, और यानी शिक्षा और घरेलू आवश्यकताओं को पूर्ण करने के बाद वह जंगल में भ्रमणशील होता है, यानी जंगल से शिक्षा ग्रहण करता है। और जो चौथा आश्रम होता है संन्यास, 75 से 100 साल माना जाता है। 75 से 100 साल माना जाता है। और संन्यास आश्रम जब घरेलू और इसके बाद शिक्षा और चिंतन करने के बाद इंसान का परम लक्ष्य होता है मोक्ष की प्राप्ति। वह संन्यास आश्रम के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करता है। मोक्ष ऐसी अवस्था है जहाँ समस्त दुखों का अंत होता है।